Hello everyone, this is Gaurav Srivastava sir, faculty at GATE Camping Institute, author of 15 books relating chemical engineering, 9 plus years of teaching experience, and today I am very happy that I am going to start a new lecture series on thermodynamics for you guys. Or as all you know, I taught more than 8,500 hours. So इतना पढ़ाने के बाद now I realize कि आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन लेक्चर सीरीज बनानी चाहिए थर्मोडायनेमिक्स की. एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइस, जो भी बच्चा फुल लेक्चर सीरीज के बारे में जानना चाहता होगा या देखना चाहता होगा, देन यू कैन कॉल और व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर और यू कैन डायरेक्टली ऑब्टेन इट फ्रॉम exams.gatechemic.com. इस वेबसाइट पे जाओगे डायरेक्टली आपको ये मिल जाएगा. ओके, सो यहाँ हम क्या क्या सिलेबस कवर करने वाले हैं इस लेक्चर सीरीज में, पहले मैं वो आपको बता दूं. यहाँ हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स भी देखने वाले हैं, सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स भी देखने वाले हैं, और अच्छी बात क्या है कि इसमें हम कॉन्सेप्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं. और कॉन्सेप्ट्स के अलावा इस लेक्चर सीरीज में एनिमेटेड वीडियोस भी आएंगे एंड विथ ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल्स. बहुत ढेर सारे, हर एक कॉन्सेप्ट पे हम ढेर सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने वाले हैं. ये किसके लिए बेनिफिशियल होगी? सो गेट के एस्पिरेंट्स के लिए होगी, आईएफएस, बीटेक, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो या फॉर नॉलेज पर्पस. फील एवरी टॉपिक विथ क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स. सो इस पूरे लेक्चर सीरीज में हम केमिकल इंजीनियरिंग के पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं. कवर्ड फुल सिलेबस फॉर केमिकल इंजीनियरिंग, और इसमें ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स, एनिमेटेड वीडियोस, न्यूमेरिकल्स तो होंगे ही. इसके साथ साथ हर एक सेक्शन के बाद इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे, फिर उसका हमारे द्वारा जवाब दिया जाएगा. उसके अलावा क्विजेस वगैरह भी होंगी. हर एक टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यूज को भी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. यानी कि यह फुल लेक्चर सीरीज है आपकी थर्मोडायनेमिक्स की. इसको देख डाला, देन लाइफ टाइम के डाउट्स आपके थर्मोडायनेमिक के क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, सो चलो आगे बढ़ते हैं. इसके लिए रेफरेंस बुक आप क्या लोगे? रेफरेंस बुक के लिए आपको बता दें, यू कैन ऑब्टेन और परचेज थर्मोडायनेमिक्स फॉर केमिकल इंजीनियर्स बाय गौरव श्रीवास्तव और थर्मोडायनेमिक्स बाय जीएम स्मिथ. दीज टू बुक्स आर मोर देन एनफ फॉर थर्मोडायनेमिक्स फॉर केमिकल इंजीनियरिंग. सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी नोटिफिकेशंस वगैरह के लिए आप जा सकते हो, या लेक्चर्स, फ्री वीडियो लेक्चर्स जो आपको देखने हैं, लाइक यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो, गौरव श्रीवास्तव सर नाम से चैनल है. टेलीग्राम पे हमारा चैनल भी है और डिस्कशन ग्रुप भी है. गौरव श्रीवास्तव सर गेट केमिकल इंस्टीट्यूट नाम से चैनल है, और ये केवल हमारा ओनली वन सिंगल चैनल है ऑफिशियल. डिस्कशन ग्रुप के लिए गेट केमिकल इंस्टीट्यूट केमिकल इंजीनियरिंग. जिसको भी लिंक नहीं मिलती है चैनल की, कोई दिक्कत नहीं है. आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना 9451707049. आपको ज्वाइनिंग लिंक सेंड कर दी जाएगी. ठीक है, फेसबुक पेज को भी आप फाइंड आउट करके लाइक कर लो ताकि आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहें. इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ट्विटर पे भी आप हमारे ट्वीट्स देख सकते हो. ठीक है, और आईडी क्या है? @gaurav9225374. ओके, सो इसमें हम क्या कंटेंट कवर करने वाले, किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, ध्यान दो. इस पूरे लेक्चर सीरीज में हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे, तमाम टर्म्स देखेंगे, सिस्टम सराउंडिंग जो भी चीजें होती हैं, इंट्रोपीज हो गई, थर्मोडायनेमिक के लॉज हो गए, ये कहाँ से आए, कैसे आए, हर एक टॉपिक को फुल फीलिंग के साथ हम देखने वाले हैं. इतना ज्यादा मजा आने वाला है जितना आप सोच नहीं सकते. बट एक चीज आपसे मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह मैं जब पढ़ाता हूँ आपको, जब हम पढ़ाते हैं आपको, सो उस समय हम सब्जेक्ट के अंदर खो जाते हैं, हम फील करते हैं. आप भी उसी तरीके से बैठ के पढ़ोगे. टेबल एंड चेयर पे बैठ जाओ, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और फील करो. टोटल कनेक्ट रहो, फील करो, देखो सर क्या बोल रहे हैं, सोचो जो आपको हम सोचवाना चाहते हैं. देन डेफिनेटली लाइफ टाइम के डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इस सब्जेक्ट को लेके. ओके, सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसका आपको थोड़ा सा पहले हम कॉन्साइज पार्ट में बता दें, और ये सारे लेक्चर्स आपको बता दें, जितने भी लेक्चर सीरीज के लेक्चर्स है, हर एक लेक्चर्स आपके 60 to 75 मिनट्स के आसपास के होंगे, और हर लेक्चर के बीच में क्विजेस वगैरह भी होंगी. ठीक है, न्यूमेरिकल्स के भी तमाम लेक्चर्स होंगे इसमें. सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम ओरिजिन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं, एंड देन कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखने वाले हैं जूल के. देन थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक डेफिनेशंस देखने वाले हैं, फंडामेंटल डेफिनेशंस. एम क्या है थर्मोडायनेमिक स्टडी का,
इसको कितने वेज में स्टडी कर सकते हो, लाइक माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, ये सारी चीजें देखने के बाद इंटरव्यू के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप क्या देखोगे, बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, रियल, इमेजिनरी, फिक्स्ड, मूवेबल, इन्वायरमेंट क्या होता है, सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, क्लोज सिस्टम्स क्या होते हैं, ओपन सिस्टम्स क्या होते हैं, आइसोलेटेड क्या होते हैं, इंसुलेटेड क्या होते हैं, ये सारे टर्म्स हम नेक्स्ट सेकंड लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो चलो टाइम को बिना लॉस किए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और I believe in Almighty, so let's start the subject with the name of God. So चलो देखते हैं क्या है थर्मोडायनेमिक्स, कहाँ से इसकी स्टार्ट हुई। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक के बारे में हम जानना चाहते हैं तो हमें ये पहले इसकी डिटेल्ड ओरिजिन, हिस्ट्री वगैरह थोड़ी सी जाननी पड़ेगी, इससे भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हमें प्राप्त होती है। जैसे देखो, सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी जो आपकी शुरुआत हुई थी, ये शुरुआत किसने की थी, ऑटो वॉन। 1650 में इन्होंने दुनिया का सबसे पहला वैक्यूम पंप बनाया था। यू नो व्हाट अबाउट वैक्यूम पंप, क्या होता है वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप क्या होता है, सोचो, नाम से क्लियर है, वैक्यूम पंप, वैक्यूम क्रिएट करने वाला पंप। इस पंप के बारे में डिटेल में आपको बताते हैं, उसके पहले आपको बता दें, ऑटो वॉन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हैवी ब्रास का बना हुआ ये हेमिस्फीयर ले लिया था। इसी हेमिस्फीयर को मैकडी बर्ग हेमिस्फीयर के नाम से हम जानते हैं। इन्होंने 2 हेमिस्फीयर्स ले लिए और इनको आपस में बीच के सारे इसके अंदर के एयर को निकाल दिया। कोई भी यहाँ पे गम या सॉल्यूशन लगा के इन्हें नहीं जोड़ा गया है, बस इन्हें आपस में अटैच कर दिया गया। और जब ये हेमिस्फीयर अटैच हो गया तो बोथ साइड इन्होंने क्या किया, देख सकते हो आप, हर्ड ऑफ हॉर्सेस, ढेर सारे घोड़ों का झुंड इन्होंने लगा दिया। और फिर देखा और पाया क्या, कि ये घोड़े के झुंड भी इन 2 हॉफ हेमी स्पेयर्स के द्वारा बने हुए स्पेयर को अलग नहीं कर सके। इस बात से इन्होंने ये बता दिया दैट आपके एयर में एनफ फोर्स है, इतना फोर्स है कि वो इसको बाहर से इस कदर दबाया हुआ है कि ये इतने सारे घोड़े मिलके, इतने सारे हॉर्सेस मिलके भी इसको सेपरेट नहीं कर पा रहे। ठीक है, इस बात से इन्होंने प्रूफ कर दिया कि भाई एयर फोर्स लगा सकता है। सो इसी कॉन्सेप्ट का इन्होंने यूज करके वैक्यूम पंप बनाया। और वैक्यूम पंप क्या है, जस्ट लाइक आप कह सकते हो, इट इज रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग क्या भाई, आपका एक चैम्बर है, पिस्टन टाइप का कुछ लगा हुआ है, वो क्या है, वो अंदर की सारी एयर को या सारे गैस के पार्टिकल्स को बाहर खींच के निकालता जा रहा है। रास्ते में आपका नॉन रिटर्निंग वाल्व लगा हुआ है, लाइक चेक वाल्व, रास्ते में आपका नॉन रिटर्निंग वाल्व लगा हुआ है, मतलब जो उधर से इधर आ गया वापस को नहीं जाएगा, वैक्यूम क्रिएट कर दिया। हाँ, आपको एक बात और बता दें, वैक्यूम के बारे में सबसे पहले हमें किसने बताया था, इटालियन साइंटिस्ट, आपने नाम सुना होगा, यू नो अबाउट ई टॉरिसेल्ली। बोलो भाई, क्या आपने सुना है नाम ई टॉरिसेल्ली का? नहीं सुना है तो आज जान लो। और ये 1643 में आपने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था, बताता हूं मैं आपको वो एक्सपेरिमेंट क्या था। इन्होंने क्या किया था, एक कंटेनर ले लिया था, हीटो का कंटेनर, और इस कंटेनर में इन्होंने पूरी मरकरी फिल कर ली थी, मरकरी, और फिर एक पतली सी ट्यूब इन्होंने ले ली और इस ट्यूब में भी इन्होंने पूरी की पूरी मरकरी फिल कर ली, और फिर इस ट्यूब पे से हाथ लगाया और यूं अंदर घुमा दिया और घुमा के लगा दिया इस कंटेनर के अंदर। अब ये नीचे को हाथ लगाए हुए हैं, ट्यूब के नीचे को हाथ लगाए हुए हैं, ध्यान से देखो, ट्यूब के नीचे हाथ लगाए हुए हैं। जैसे ही ये हाथ इन्होंने हटाया, ये क्या देखते हैं, ये जो मरकरी यहाँ टॉप तक फिल थी इसके अंदर, ये थोड़ा सा खिसक के नीचे को आ गई, ये खिसक के नीचे को आ गई। और एज ऑल यू नो कि मरकरी का वेपर प्रेशर बहुत 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 कम होता है। सो नॉर्मल टेम्परेचर पे यू कैन, आप कह सकते हो कि यह 0 होता है। सो इसी आधार पे इन्होंने कहा ये जो है स्पेस यहाँ कुछ भी नहीं है, इसी स्पेस को हम टॉरिसेल्लीज वैक्यूम के नाम से जानते हैं। दिस स्पेस इज नोन एज, टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं इसे, या टॉरिसेल्लीज वैक्यूम। और जब ये एक्सपेरिमेंट जान लियो तो ये भी जान लो कि फिर आगे जब इन्होंने इस डिस्टेंस को मेजर किया, सो मेजर करने पे वो पाए कि ये 760 mm के बराबर था। और इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि एयर के पास इतना वेट है कि वह इनफ फोर्स लगा रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, यहाँ पे इतना ज्यादा फोर्स लगा रहा है, इतना फोर्स लगा रहा है कि यह ऊपर को टांग दिया है, इसको पूरा नीचे को गिरने नहीं दे रहा है। इस आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि 1 स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, इट बिकम्स इक्वल्स टू 760 mmHg, 760 mmHg।
और इनके नाम के रेस्पेक्ट में आप इसे 760 टॉर भी कहते हो। इनके नेम के रेस्पेक्ट में टॉरिसेली, तो इसे आप 760 टॉर भी कहते हो। चलो डिटेल में इसके बारे में हम फिर से देखेंगे, प्रोसेस कैलकुलेशन में प्रेशर्स वगैरह के बारे में, कितनी यूनिट्स होती हैं। फिलहाल वापस से हम थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर आते हैं। दुनिया का पहला वैक्यूम पंप बनाया था किन्होंने? ओटो वॉन ने। इन्हीं का एक्सपेरिमेंट था, जिस एक्सपेरिमेंट को आप कहते हो मैकडे-बर्ग हेमिस्फीयर्स एक्सपेरिमेंट। इसके बाद से एयर पंप आया। एयर पंप और बॉयल्स लॉ, ये किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्ट बॉयल और रॉबर्ट हुकी के द्वारा 1656 में। एयर पंप, वैक्यूम पंप, अगर कोई आपसे पूछ दे, सपोज इंटरव्यूअर ने आपसे पूछ दिया, कुछ भी पूछ सकता है, एयर पंप और वैक्यूम पंप में डिफरेंस बताओ, तो भाई कॉमन सेंस। वैक्यूम पंप क्या है? वैक्यूम पंप वैक्यूम क्रिएट करने के लिए यूज किया जा रहा है, मतलब हवा को निकाल रहा है, गैस पार्टिकल्स को निकाल रहा है। उसके जस्ट विपरीत एयर पंप, जैसे सपोज करो बाइसिकल, साइकिल के अंदर, वो साइकिल के अंदर क्या है? साइकिल के अंदर हवा को भरते जाते हो, भरते जाते हो, भरते जाते हो, क्या होता है? साइकिल के जो ट्यूब होता है उसके अंदर एयर का प्रेशर बढ़ता जाता है, तो ये एयर को कंप्रेस कर रहा है, डालता जा रहा है, डालता जा रहा है, डालता जा रहा है। ये क्या है आपका? दिस इज योर एयर पंप। सो एयर पंप प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है, अंदर और एयर डालता जाएगा, डालता जाएगा, डालता जाएगा। जबकि वैक्यूम पंप क्या करेगा? वैक्यूम पंप आपका एयर को निकालेगा। बॉयल्स लॉ भी 1656 में दिया गया। तो बॉयल्स लॉ क्या है आप जानते हो, इसके बारे में वैसे आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बट नो प्रॉब्लम, अभी भी आपको मैं बता दूं कि बॉयल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने सिंपली उनके एक्सपेरिमेंट को आप पिस्टन सिलेंडर की मदद से समझ सकते हो कि अगर यहाँ पे आप कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हो और कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स भी रखते हो, तो आपको अच्छे से पता है कि अगर आप ऊपर से प्रेशर को बढ़ाओगे, अगर ऊपर से आप प्रेशर को बढ़ाओगे, सो अंदर का वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा, क्योंकि पिस्टन आपका नीचे आ रहा है। सो जनरली ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच के रिलेशनशिप के बारे में बताता है। ये डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स में ही आगे, कि क्या था बॉयल्स का और क्या होता है। यहाँ आपने आइसोथर्मल कंडीशन देखा है, तो आइसोथर्मल कंडीशन में किस तरह से वर्क डन वगैरह सारी चीजें आप निकालते हो। ओके, सो ओटो वॉन एंड रॉबर्ट बॉयल हुकी के बाद आए कौन? डेनिस पेपिन। डेनिस पेपिन ने एक बहुत ही अच्छा इन्वेंशन किया, स्टीम डाइजेस्टर का। ध्यान से देखो मेरे बच्चों, स्टीम डाइजेस्टर। स्टीम डाइजेस्टर क्या होता है? एनीवन आस्क यू, कोई भी आपसे पूछ सकता है, आप बोलोगे थर्मोडायनेमिक्स योर फेवरेट सब्जेक्ट, सो व्हाट इज स्टीम डाइजेस्टर? ये नहीं पूछेगा किसने दिया, बट ये पूछेगा क्या होता है स्टीम डाइजेस्टर। तो स्टीम डाइजेस्टर क्या होता है? स्टीम डाइजेस्टर इज नथिंग बट जस्ट लाइक अ प्रेशर कुकर। आपके घरों में प्रेशर कुकर है, अंदर क्या होता है? स्टीम होता है, हाई प्रेशर स्टीम भरी होती है, बस ये भी आपका वही है। इन्होंने एक हाई प्रेशर स्टीम को फिल किया कंटेनर में और दिखाया कि इसके द्वारा कितनी आसानी से आप मीट वगैरह को पका सकते हो। सो इनके उस इन्वेंशन से उस समय के पर्सन्स मीट वगैरह को कंज्यूम करने लगे, पका के खाने लगे। इन्होंने ही आइडिया दिया था पिस्टन सिलेंडर का। इन्होंने ही पिस्टन सिलेंडर का आइडिया दिया था कि पिस्टन सिलेंडर है, दबाते हैं उठता है, प्रेशर अंदर ज्यादा होगा तो पिस्टन ऊपर को जाएगा, कम होगा तो नीचे को आएगा। ये सारी बातें डेनिस पेपिन ने ही आपको बताई थी। डेनिस पेपिन ने जो भी वर्क किया, इसके आधार पे पिस्टन सिलेंडर का कॉन्सेप्ट तो आ चुका था। पिस्टन सिलेंडर का कॉन्सेप्ट आपका आ चुका था 1679 में। 1679 में पिस्टन सिलेंडर का कॉन्सेप्ट तो आ चुका था। सो इसके बाद से आपके आए कौन? थॉमस सेवरी और थॉमस न्यूकॉमन। इन्होंने इंडिपेंडेंटली 1697 और 1712 में अलग अलग क्रूड इनएफिशिएंट इंजन बनाया। ये आपका वर्ल्ड का फर्स्ट इंजन था। कुछ और साइंटिस्ट आए, जैसे जोसेफ ब्लैक ने हीट कैपेसिटी के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, लेटेंट हीट को डेवलप किया। इसके बारे में आगे भी हम डिटेल में देखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने वाले, बहुत ज़्यादा हर एक टॉपिक को फील करने वाले हैं, चाहे वो डेरिवेशन हो या कुछ भी हो, एबीसीडी बड़ा न्यूमेरिकल, हर एक टॉपिक आप फील करोगे। अब देखो, फिर आए जोसेफ ब्लैक और जेम्स वाट। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसी जो आपका ये क्रूड इंजन था, क्रूड का मतलब कि अभी उतना इफिशिएंट नहीं है, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट यूज किया एक्सटर्नल कंडेंसर का। और एक्सटर्नल कंडेंसर मींस बाहर में एक कंडेंसर को यूज करके इन्होंने दिखाया कि आप स्टीम इंजन की इफिशिएंसी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। इसके बारे में डिटेल में हम आगे के सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में देखने वाले हैं, जब हम इंजन वगैरह के बारे में बातें करेंगे। नाउ सी, अब आपके मेन जो आए वो थे साडी कार्नोट एंड जूल। इनके वर्क सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। ये साडी कार्नोट कौन है? ये वही है साडी कार्नोट। कौन? फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इन्हीं को आप कहते हो क्या? फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। साडी कार्नोट इज नोन एज फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 1824 में इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की थी,
118 पेजेस की थी। रिफ्लेक्शन ऑन द मोटिव पावर ऑफ फायर। आप इस बुक को इंटरनेट वगैरह फाइंड करके चाहो तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ भी सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन ऑन द मोटिव पावर ऑफ फायर, इसके इंग्लिश वर्जन को आप देखना। सो ये बुक में क्या है, इस बुक के अंदर कैरनॉट इंजन, कैरनॉट साइकिल एंड मोटिव पावर के बारे में बताया गया। और इनकी ये बातें मैं भी आपको आगे जब कैरनॉट साइकिल वगैरह, इंजन वगैरह पढ़ाऊंगा तो वहाँ बहुत डिटेल में आपको बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या बातें बताई थी और कैसे कैसे आगे जैसे जैसे आपके दशक बीतते गए, समय बीतते गया, उसमें क्या मॉडिफिकेशंस किए गए। नो, अब रेवोल्यूशन आ गया। कब रेवोल्यूशन आ गया? जब 1845 ने आपके साइंटिस्ट जेम्स पी जूल आए और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा ये प्रूफ करके दिखाया। जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने, यही वही जूल, जो जूल आप यूनिट पढ़ते हो, ये वही जूल साहब है, ठीक है, जूल। और ये जो पीछे वाट आपने देखा ना, जेम्स वाट, ये भी वही वाट साहब है जिन्होंने वाट के बारे में बताया था। इन्हीं का एक एक्सपेरिमेंट था, जिस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बताया था कि 1 हॉर्स पावर जो होता है अप्रोक्सीमेटली 745.7 वाट के बराबर होता है। इसके एक्सपेरिमेंट को भी आपको हम आगे इन फ्यूचर लेक्चर्स डिस्कस करेंगे कि इन्होंने घोड़े के पावर को, घोड़े हॉर्सेस के पावर को कंपेयर किया था इंजन के पावर के साथ, और उन्होंने पाया था कि 1 हॉर्स पावर बिकम्स इक्वल टू होता है 745.7 वाट। इसके बारे में इस एक्सपेरिमेंट वगैरह को हम पढ़ाते हैं जब आपको पढ़ाते हैं प्रोसेस कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये हम देखेंगे आगे कि जेम्स वाट ने वो क्या वर्क किया था। फिलहाल वापस से हम आते हैं यहाँ पे। सो जेम्स प्रेस्कॉट जूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ये वही थे जिन्होंने बताया कि देखो भाई, आप वर्क को हीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, और वर्क और हीट के बीच में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। क्वांटिटेटिव जानते हो ना, क्वांटिटेटिव मतलब का जिसको आप क्वांटिटी के रूप में दे सकते हो कि भैया 2 है कि 4 है कि 6 है कि 7 है कि 8 है, नहीं 15 है, एक क्वांटिटी के रूप में आप जिसे दे सकते हो। सो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा दिखा दिया कि देखो भैया, हम आपका ये फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर हम वर्क कर रहे हैं, फ्लूइड के ऊपर, और फ्लूइड के ऊपर वर्क कर रहे हैं, और फ्लूइड को वो वर्क मिल कैसे रहा है? इन फॉर्म ऑफ हीट। सो इनका क्या एक्सपेरिमेंट था, आओ देखते हैं इन्होंने वो कैसा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने बताया कि आप वर्क को हीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। और यहीं पे आप एक कॉन्सेप्ट और पढ़ोगे, वो क्या है? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। आपने सुन रखा होगा मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, लार्ज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, स्मॉल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, वो सारी बातें अभी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ओके, सो सामने आपके दिख रहे हैं हमारे जेम्स पी जूल साहब, ठीक है। ब्लेसिंग्स ले लेते हैं इनकी ताकि हमें अच्छे से ये टॉपिक समझ में आए। सो इनके एक्सपेरिमेंट का नाम है जूल पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट। इसे क्या कहते हैं हम? जूल पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट। सी माय डियर स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं? जूल पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट। यू नो अबाउट पैडल? पैडल क्या, जैसे साइकिल का पैडल होता है ना, साइकिल का पैडल यूं मारो, उंगली से नाचने लगता है। जो साइकिल का पैडल होता है ना, जैसे साइकिल चलाते हो, देखो इधर देखो, साइकिल चलाते हो, उस पर यूं मारो, नाचने लगता है। ये उसी तरह का ये पैडल है। ये क्या? एक पैडल मीन्स जस्ट लाइक आप इसे कह सकते हो, यह क्या है? यह एक स्टीरर है। क्या है ये? यह एक स्टीरर है, स्टीरर। सो इन्होंने क्या किया, और इनके एक्सपेरिमेंट को समझाते हैं। इन्होंने ऐसा, जो हमने यहाँ आपको अपरेटस दिखाया है फिगर में, ये जो आपको सेटअप दिखाया है, ऐसा इन्होंने 3 सेटअप ले लिया। इन्होंने ऐसा 3 सेटअप ले लिया। तीनों में ही इन्होंने अलग अलग फ्लूइड ली। ध्यान से देखना, सी माय डियर स्टूडेंट्स, कॉपी पेन पास में रखेंगे और अब साथ साथ नोट करते चलेंगे, ठीक है। जो भी कुछ हम आपको पढ़ाते हैं, नोट्स भी आप साथ साथ प्रिपेयर करते चलोगे, ठीक है। सो इन्होंने एक कंटेनर में वाटर ले लिया, एक कंटेनर में ऑयल ले लिया, एक कंटेनर में मर्क्यूरी ले लिया। ध्यान से देखो, मीन्स ऐसे ये फुल सेटअप, तीन सेटअप थे ऐसे, 1 सेटअप, 2 सेटअप, 3 सेटअप। यहाँ हम स्मॉल फिगर्स में दिखा रहे हैं कि 1 सेटअप, 2 सेटअप, 3 सेटअप। अब यहाँ देखो ध्यान से, इन्होंने अभी फ्रिक्शनलेस माना हुआ है, बाद में इसी फ्रिक्शन वगैरह को भी हम अंदर देखेंगे डाल के कि इसकी कितनी वैल्यूज ये चेंज करता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी इन्होंने फ्रिक्शनलेस माना हुआ है। और आप देख सकते हो, ये आपका यहाँ से अगर इसे आप रोटेट करते हो ना, रोटेट, सो क्या होगा, ये आपका जो धागा यहाँ पे ये एक लगा हुआ है, इसके साथ पुली के साथ जो आपका ये अटैच है,
ये क्या होगा, इसमें आके ये बढ़ेगा और ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा। और इसी के अपोजिट अगर इसे रोटेट करोगे तो ये नीचे जाएगा। वेट मीन्स वेट को आप यहाँ से रोटेट करके वेट को ऊपर या नीचे लेके जा सकते हो। वेट को ऊपर या नीचे ले जाके सकते हो। और जब ये वेट ऊपर या नीचे जाएगा तो सीरीज बात है, आप यहाँ से इसे रोटेट कर रहे हो, सो साथ साथ नीचे का पैडल भी क्या होगा, ये जो आपका पैडल है, ये जो आपका नीचे पैडल है, ये पैडल भी क्या होगा, ये पैडल भी रोटेट करेगा। जैसे जैसे नीचे ले जाओगे ये पैडल भी रोटेट करेगा। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ से जो आप वर्क कर रहे हो, कितना वर्क कर रहे हो ये आप मेजर कर सकते हो यहाँ से इस वेट के द्वारा, कि यह वेट कितना अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लॉस कर रहा है। आप जानते हो जितना हाइट पे होता है पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। सो आपको बता दें पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अगर आप नहीं जानते हैं कोई दिक्कत नहीं, बट आई नो सभी को पता होना चाहिए, सभी जानते होंगे। पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी mgh। देख सकते हो कोई भी नोन मास किस हाइट पर है, इसके अकॉर्डिंग आपकी पोटेंशियल एनर्जी निर्धारित होती है। जी तो आप जानते हो व्हाट इज जी की वैल्यू आपके अर्थ पे क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8066 अगर और एक्यूरेटली जाओगे तो। ठीक है, और आपको पता है जी की वैल्यू, जैसे आप जानते हो कि जब मून पे जाते हो तो 1/6 हो जाती है। आपको पता है जी की वैल्यू सबसे ज्यादा, जो हमारे पास के जो प्लैनेट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा जी की वैल्यू कहाँ होती है, बता सकते हो? इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है जुपिटर पे। जुपिटर पे इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 21 के आसपास। जो आपका जुपिटर प्लेनेट है कितनी होती है इसकी वैल्यू, 21 के आसपास। और जो प्लूटो पहले प्लेनेट हम अपने 9 में शामिल करते थे, उस प्लूटो पे सबसे कम होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, फिलहाल ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग, वापस से देखते हैं इन्होंने क्या बताया था। सो पोटेंशियल एनर्जी तो आई होप आपको क्लियर होगा कि mgh। इन्होंने क्या किया, मास जनरली जो इन्होंने कंसिडर किया 1 kg, मास कितना ले लिया, 1 kg ले लिया। और ये बार बार जो हाइट का मेजरमेंट जो साइकिल ये रिपीट कर रहे थे, वो हाइट कितनी थी, हाइट थी 1 मीटर। कितनी थी, 1 मीटर। और ये बार बार इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते रहे, बार बार इसे रोटेट करते रहे, इस तरह इन्होंने ढेर सारी साइकिल्स चलाई और बार बार इसे रोटेट किया, रोटेट किया। इस प्रकार इन्होंने 420 टाइम्स जब इसे रोटेट किया, 420 टाइम्स, तो ये क्या पाए, ये कितने समय तक रोटेट किए, अगर कोई पूछता है तो ये तब तक रोटेट करते रहे, तब तक जब तक कि इसके अंदर जो ये फ्लूइड मौजूद थी, जैसे यहाँ अगर वाटर के केस में देखें, सो जब तक इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ नहीं गया। अब ध्यान दो, इसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, इसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, इसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए सेम टू सेम 420 रोटेशंस की जरूरत नहीं है। सब में अलग अलग वैल्यूज हैं रोटेशंस की, बट एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वर्क सब में रिक्वायर्ड है। अगर इसमें 420 तो हमेशा 420, इसमें जो भी आया हमेशा उतना ही था, इसमें जो आया वो वैल्यू हमेशा उतनी ही थी। सो वाटर में इन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखा, एक आपको कैलकुलेशन जो बताते हैं इनका, जिसके अकॉर्डिंग जूल इक्विवेलेंट ऑफ हीट के बारे में आप पढ़ते हो, जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। सो इन्होंने इसे तब तक रोटेट किया जब तक कि इस वाटर का अंदर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ नहीं गया, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ नहीं गया। अंदर इन्होंने वाटर कितना लिया था, इन्होंने वाटर लिया था अप्रोक्सीमेटली 1 किलोग्राम, या कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर के आसपास। 1 किलोग्राम इन्होंने अंदर को वाटर लिया हुआ था। अब इन्होंने इसे 420 टाइम्स जब रोटेट किया तो ये पाए कि अंदर का टेम्परेचर वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर गया। अंदर का टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर गया, 1 डिग्री सेल्सियस। अब इन्होंने कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन द्वारा क्या इन्होंने कंक्लूजन निकाला, आइए देखते हैं। फिलहाल एक बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे हम इसमें वर्क कर रहे हैं, हम पैडल घुमा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और वह वर्क हमारे फ्लूइड को कैसे मिल रही है, वह वर्क हमारे फ्लूइड को मिल रही है इन टर्म्स ऑफ हीट। जो आपका अंदर इस इंसुलेटेड चैम्बर है, ये थर्मामीटर लगा हुआ है, ठीक है, यह एक इंसुलेटेड चैम्बर है। तो यह इंसुलेटेड चैम्बर के अंदर यह जो वर्क है, ये वर्क किस रूप में ऐड हो रहा है, हीट के रूप में। चूंकि इंसुलेटेड है तो बाहर से कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो अगर इसके अंदर हीट का कंटेंट बढ़ा, भाई टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो टेम्परेचर इंक्रीज कैसे होता है, टेम्परेचर इंक्रीज आपका तभी तो करेगा जब आपका अंदर कुछ हीट जा रही है, और हीट कहाँ से आ रही है, हीट तो बाहर से आ ही नहीं रही है। तो यानी कि इन्होंने ये कंक्लूजन निकाल दिया कि देखो भैया, जो भी आप यहाँ फ्लूइड में ऐड कर रहे हो वर्क के रूप में एनर्जी, वह फ्लूइड को ट्रांसफर हो रही है किस फॉर्म में,
बट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फ्लूइड एज हीट, वो फ्लूइड को ट्रांसफर हो रही है हीट के फॉर्म में। सो इन्होंने दिखा दिया कि वर्क और हीट के बीच में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। उसी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को अभी हम जानेंगे कि ये क्या है रिलेशनशिप, जब इनके कैलकुलेशन को हम देखेंगे। सो चलो आगे मूव करते हैं। होप क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स। ओके, अभी जो भी पढ़ाया आप जल्दी से पेजेस को पलट के देखो। एवरीथिंग इज क्लियर। चलो, सो एवरीथिंग इज क्लियर, देन ग्रेट। चलो, तो इनके कैलकुलेशन के बारे में हम देखते हैं। इन्होंने कहा देखो, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये होती है mgh, और अगर n टाइम्स वही काम रिपीट किए हैं एक एक मीटर का, सो n मल्टीप्लाइड बाई mgh। इन्होंने कितने बार किया ऐसा काम? 420 टाइम्स। मास कितना लिया था? 1 किलोग्राम। जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम कैलकुलेशन के लिए अभी ले ले रहे हैं, बाद में एक्यूरेट वैल्यू से लिख देंगे। सो कैलकुलेशन के लिए आपने जी की वैल्यू सिंपली ले लो अभी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट कितनी थी? 1 मीटर। आप और आगे बढ़ोगे देन यू विल गेट 4200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर। यू नो अबाउट फोर्स। फोर्स क्या होता है? व्हाट इज फोर्स? आप जानते हो फोर्स इक्वल्स टू एम में, एफ बराबर एम में होता है। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, ए की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप न्यूटन कहते हो। सो यानी कि इसे आप क्या लिख सकते हो फर्दर? 4200 न्यूटन मीटर, और इसी न्यूटन मीटर को क्या कहते हो? जूल। इसी न्यूटन मीटर को इन्होंने कहा जूल। सो यानी कि कुल यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी जो वर्क इन्होंने किया इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन्होंने जब उसे कैलकुलेट किया तो ये क्या पाया? 4200। इस आधार पे इन्होंने कह दिया कि देखो भाई, वर्क आप जितना ज्यादा करोगे ना, उतना ही ज्यादा आपका हीट अंदर को ट्रांसफर होगा। और इन्होंने इसी टर्म को यहाँ जे को यूज कर लिया एज अ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, और इसी जे को आप किस नाम से जानते हो? दिस जे इज नोन एज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। और अभी आपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा कि जो वर्क का हीट में कन्वर्जन था, अगर उसको एक रेशियो के रूप में देखें कि कितना एक किया गया कन्वर्जन के बाद, क्या थी वैल्यू? सो आप क्या पाते हो? ये आपकी 4200 है। सो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट की वैल्यू क्या होती है? 4200। और इसे आप एक्सपेरिमेंट को और फर्दर करोगे और एक्यूरेटली टोटल फ्रिक्शंस वगैरह को भी देखते हुए, तो इसकी वैल्यू जिन्होंने प्राप्त की ये है 4186 जूल। अब देखो, इसकी एक वैल्यू होती है 4186 जूल, इसकी एक वैल्यू होती है 4186 जूल, और एक वैल्यू होती है इसकी, एक तो 4186 जूल हो गई, और एक होती है 4.186 जूल। यू नो अबाउट दिस। इसे कहते हैं एम, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट को अगर हम रिप्रेजेंट करें एम ई एच से, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, तो 4186 को कहते हैं लार्ज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, और इसे क्या कहते हैं? स्मॉल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। नाउ अगर कोई आपसे पूछ दे इंटरव्यूअर कि क्या होता है लार्ज, क्या होता है स्मॉल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लार्ज वाला जो आपने देखा वो यही था एक्सपेरिमेंट में। अब यहीं पे अगर आप इस 1 किलोग्राम की जगह 1 ग्राम वाटर ले लो, 1 ग्राम वाटर ले लो, और देखो इस 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए हमें कितना यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी देनी पड़ रही है, क्या वर्क करना पड़ रहा है। सो आप पाओगे इस कैलकुलेशन में देख सकते हो, 1 kg की जगह 1 ग्राम लिखोगे तो 1 ग्राम को क्या लिख सकते हो? 1 ग्राम कैन बी रिटन एज 1 × 10⁻³ kg। भाई केजी में इसलिए बदल दिया ताकि ये यूनिट आपकी चेंज ना हो, यूनिट स्टिल आपकी जूल रहे। तो आप देख सकते हो 10⁻³ टर्म यहाँ आ गया, तो अब ये क्या हो जाएगा? जो आपका 4200 था, ये 4200 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ हो जाएगा, दैट मीन्स 4.2। और अगर एक्यूरेटली देखोगे तो 4186 या कह सकते हो 4.186। सो 1 ग्राम वाटर लेके अगर देखोगे तो इसी को कहते हैं स्मॉल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, और 4186 इसे क्या कहते हैं? लार्ज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ओके, चलो, सो आगे बढ़ने के पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हम आपको और क्लियर करना चाहते हैं। और जैसे जब यह फ्लूइड को मिल रही थी, जब यह आपको जो वर्क आप कर रहे थे फ्लूइड प्राप्त कर रहा था, सो
वह फ्लूइड को किस फॉर्म में मिल रही थी। अगर कोई पूछे तो सीधी सी बात है, हीट दी है तो वो किस फॉर्म में अंदर को स्टोर हुई, तो ये स्टोर कैसे हुई, ये हुई इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में। ये इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में कैसे पहुंची, जब आप यहाँ फ्लूइड को रोटेट करा रहे थे स्टीरर की मदद से, जब यह स्टीरर आपका तेजी से रोटेट कर रहा था तो अंदर में आपकी बाहर की जो ऊर्जा थी, हीट थी, एनर्जी थी, वो बाहर की एनर्जी किस रूप में अंदर जा रही थी, काइनेटिक एनर्जी। और इसे काइनेटिक एनर्जी मत कहो, इसे आपको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। आप ये जानते हो अच्छी तरीके से क्या होता है, ये हाफ mv²। भाई किस वेलोसिटी से हो जा रहा है, मास उसका क्या है, दैट इज हाफ mv²। होप कि कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे कि ट्रांसलेशनल शब्द यहाँ हमने क्यों यूज किया, क्यों सर ने काइनेटिक एनर्जी सिंपली नहीं किया। देखो मेरे बच्चों, जो आपकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानना है तो पहले हमें जानना होगा कि मोनो एटॉमिक गैसेस क्या होती हैं और डाई एटॉमिक गैसेस क्या होती हैं। देखो मोनो एटॉमिक गैस वे होती हैं जिनमें केवल और केवल एक ही एटम्स होते हैं, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, जिनॉन हो गया, तमाम जो नोबल गैसेस हैं एक ही एटम है, दैट इज मोनो एटॉमिक गैसेस। डायटोमिक क्या है, जिसमें दो एटम्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऐसे कोई भी, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, डायटोमिक। सो डायटोमिक में तो केवल और केवल डायटोमिक गैसेस या जो भी डायटोमिक पार्ट है उसमें केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ही पाई जाती है। काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है कि अंदर के मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट है, मैक्रोस्कोपिक मूवमेंट जो हो रही है उसके कारण मॉलिक्यूल्स की बात नहीं हो रही है, अंदर आपके इंटरनल जो चल रही है वो आपकी मूवमेंट जो है, ठीक है, जो आपके मॉलिक्यूल्स अंदर मूवमेंट में है, ठीक है। वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। जबकि अगर यही आप मोनो एटॉमिक गैसेस के देखोगे तो इसमें अंदर मॉलिक्यूल्स तो घूमते हैं, बट मॉलिक्यूल्स के अंदर इस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के अलावा, अगर ये वाला केस देखोगे, ये वाला केस, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के अलावा इंटरनल वाइब्रेशन के कारण काइनेटिक एनर्जी, प्लस वो खुद स्पिन भी करते हैं, ठीक है, वाइब्रेट के अलावा स्पिन भी करते हैं, स्पिन की काइनेटिक एनर्जी, ये एडिशनल टर्म आता है अगर मोनो एटॉमिक गैस का केस है तो। बट यहाँ कोई मोनो एटॉमिक गैस का केस नहीं है, दैट इज वाई यहाँ हम क्या नाम ले रहे हैं, हम यहाँ ले रहे हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आप देख सकते हो v², अंदर वेलोसिटी घूम रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अंदर को स्टोर हुई और वह मिल गए फ्लूइड को कैसे, उसकी इंटरनल एनर्जी के रूप में। और एक बात हमेशा याद रखना, इंटरनल एनर्जी की अगर कभी कोई डेफिनेशन पूछता है ना तो साफ तौर पे कह देना कि इसकी कोई भी कॉन्साइज डेफिनेशन थर्मोडायनेमिक में नहीं है। देयर इज नो कॉन्साइज डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी इन थर्मोडायनेमिक्स, नो कॉन्साइज डेफिनेशन इन थर्मोडायनेमिक्स। इसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रिमिटिव, मतलब यह एक प्राचीनतम वर्ड है जो हम यूज करते हुए आ रहे हैं, प्रिमिटिव, PRIMITIV, ठीक है। हमारे पास, आपको बता दें, आज के डेट में भी कोई भी इंटरनल, कभी सुने हो, बोलो भाई, क्या आपने कभी सुना है, टेल मी, बोलो सुना है आपने कभी कि कोई इंटरनल एनर्जी मीटर रहता है, कभी देखे हो कोई इंटरनल एनर्जी मीटर होता है, नहीं, कोई भी इंटरनल एनर्जी मीटर नहीं होता। आप इंटरनल एनर्जी को किसी मीटर के द्वारा कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, नहीं ऑब्टेन कर सकते हो, मींस इसकी हमेशा ही एब्सोल्यूट वैल्यूज जो होती है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये क्या होती है, अननोन है, एब्सोल्यूट वैल्यू इज अननोन, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अननोन है। सवाल ये है कि भाई आप कहोगे सर एब्सोल्यूट वैल्यू है ही नहीं तो थर्मोडायनेमिक की तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, भाई एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं है तो भाई इसका कोई भी आपका डिसएडवांटेज नहीं है आपके थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा ही आप देखोगे आगे के मेरे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम कभी भी इसके एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बात नहीं करेंगे। इंटरनल एनर्जी को जनरली आप यू से रिप्रेजेंट करते हो, हमेशा ही हम बात करेंगे क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। आई नो आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि सर हम लोग तो जानते हैं कि ये जो इंटरनल एनर्जी होती है, ये जो इंटरनल एनर्जी है, हम तो ये जानते हैं सर कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा तो इंटरनल एनर्जी कम होगा, यही तो जानते हो। तो हम कहेंगे आपसे कि ठीक है, एक बात हमें बताओ,
एक ऑब्जेक्ट आपका 400 केल्विन पे है, एक ऑब्जेक्ट आपका 100 केल्विन पे है, एक ऑब्जेक्ट आपका 5 केल्विन पे है। हम आपसे पूछेंगे किसमें सबसे ज़्यादा इंटरनल एनर्जी है? आप इज़िली कहोगे सर 400 केल्विन वाले में 400 केल्विन वाले में इंटरनल एनर्जी सबसे ज़्यादा है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ टेल मी 100 वाले में आप कहोगे सर उससे कम है, 5 वाले में उससे कम है, और 0 वाले में क्या है? क्या कोई इंटरनल एनर्जी है 0 केल्विन पे? थिंक अबाउट इट। क्या कोई इंटरनल एनर्जी है 0 केल्विन पे? अगर कोई सब्सटेंस, कोई सिस्टम आपने रख दिया है, आप कहोगे, सोचोगे, कुछ बच्चा कहेगा नहीं है, कुछ कहेगा है। तो अगर आप कहते हो नहीं है, तो एक बात हमें बताओ, क्या 0 केल्विन पे आपका कोई भी अगर सब्सटेंस है, तो क्या उसके अंदर के बॉन्ड्स वगैरह, न्यूक्लियस वगैरह ने सब कुछ छोड़ दिया है? बॉन्ड फॉर्म में वो जुड़े हुए नहीं है? जुड़े हुए हैं। तो अगर जुड़े हुए हैं, इंटरनली कुछ ऊर्जा है, एनर्जी है जो उनको जोड़ के रखी हुई है। दैट इज वाई ये अननोन टर्म है हमारे लिए। इसीलिए हम हमेशा ही यूज करते हैं क्या? चेंज इन इंटरनल एनर्जी टर्म, क्योंकि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अननोन है, हमारे पास कोई भी इंटरनल एनर्जी मीटर नहीं। होप अगर आप में से कोई बना दिया तो बहुत अच्छी बात होगी, आगे के लेक्चर्स में हम उसे भी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। सो होप क्लियर हो गया होगा ये सारे टर्म्स कि क्या होता है लार्ज मैकेनिकल इक्विवेलेंट एंड क्या होता है स्मॉल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ अब हमारे आय रुडोल्फ क्लॉसियस, इन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया था, और आप अच्छे से जानते हो कि ये वही कॉन्सेप्ट है जो आपका दिमाग खराब करके रखता है। जी हाँ, ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमारा दिमाग खराब करके रखता है बच्चों का मोस्टली। एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी एक बच्चे के अंदर मिथ बना होता है, दिमाग में एक जाके बैठ जाता है कि यार बहुत कठिन होती है एंट्रोपी, तो कोई समझ ही नहीं पाया है। मेरे इस लेक्चर सीरीज में अगर आपने एंट्रोपी हमने आपके ब्लड में ना डाल दिया ना, तो आप हमें कहना, बेसिक से लेके आएंगे एंट्रोपी को और आप तक पहुंचाएंगे। उस बेसिक की एक हल्की सी झलक आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी आपको डिनोट करता है कि वह हीट जो लॉस हो गई है या वेस्टेज के रूप में कन्वर्ट हो गई है। लॉस हो गई, वेस्टेज के रूप में कन्वर्ट हो गई, दोनों ही केस में अब यह एनर्जी हमारे लिए अनअवेलेबल है। दोनों ही केसेस में यह एनर्जी अनअवेलेबल है इन ए क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। क्लोज का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज? व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज? तो आगे देखेंगे क्लोज वगैरह क्या होता है। अभी इतना जान लो कि मास का फ्लो नहीं होगा, एनर्जी का फ्लो होगा, ठीक है। सो एक क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम में देखा गया कि ये क्या है, एक अनअवेलेबल है। कितनी एनर्जी अनअवेलेबल है, ये उसी की मेजरमेंट है। और हाँ, हम जानते हैं कि आपसे अगर डेफिनेशन कोई पूछता है तो आप एक लाइन में यही जवाब देते हो, सर इट इज द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस इन अ सिस्टम। किसी सिस्टम में कितना डिसऑर्डरनेस है, हाँ, इसे आप यूजुअली एज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस के रूप में भी डिफाइन कर सकते हो। आगे इसके बारे में बताएंगे डिसऑर्डरनेस का क्या मतलब, कि 4 मॉलिक्यूल्स एक जगह यूं हैं और एक जगह यूं हैं। यू कैन सी यहाँ पे डिसऑर्डरनेस ज्यादा है, यहाँ पे कम है। सो एंट्रोपी जहाँ पे डिसऑर्डरनेस ज्यादा, एंट्रोपी ज्यादा। तो इसके बारे में आगे डिटेल में देखेंगे, एंट्रोपी बढ़ती घटती है, क्या होता है एंट्रोपी, हर एक सिस्टम के लिए, यूनिवर्स के लिए, सिस्टम के लिए, साइक्लिक प्रोसेसेस के लिए बहुत डिटेल में देखेंगे। यहाँ तक कि एक्सप्रेशन भी आप फील करके देखोगे, एक भी एक्सप्रेशन आपको याद नहीं करना पड़ेगा, कोई एक्सप्रेशन यहाँ डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ओके, सो इन सारे काम के बाद जो हमने पीछे देखा, एयर पंप आया, वैक्यूम पंप आया, स्टीम डाइजेस्टर आया, बॉयल्स लॉ आया, पिस्टन सिलेंडर का कॉन्सेप्ट आया, लेटेंट हीट के बारे में हमें जानकारी मिली, हीट कैपेसिटी के बारे में जानकारी मिली। इतने के बाद जूल ने अपने एक्सपेरिमेंट से यह साबित कर दिया कि हीट को आप वर्क के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। बट अभी तक थर्मोडायनेमिक, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ये तो है थर्मोडायनेमिक के, बट अभी तक आपका थर्मोडायनेमिक वर्ड अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं आया था। 1854 में हमारे जो साइंटिस्ट थे विलियम थॉमसन, ये वही विलियम थॉमसन है जिनको आप लॉर्ड कैल्विन के नाम से भी जानते हो। ये वही थॉमसन है जिन्होंने जूल थॉमसन इफेक्ट दिया, उसी जो आपके प्रेस्कॉट जूल थे, जो आपके जूल साहब थे, जूल के साथ मिलकर इन्होंने क्या दिया, जूल थॉमसन इफेक्ट। उन्हीं के कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमारा क्या बन गया यहाँ पे, जूल थॉमसन इफेक्ट, जो आप ये पीछे देख रहे हो। जूल का एक्सपेरिमेंट कब आया था? ये 1845, और फिर आप आगे देखोगे तो उसी के पास में 1854, ठीक है। सो मतलब ये दोनों लोग एक ही टाइम में एग्जिस्ट करते थे, एक ही समय में जिंदा थे, विलियम थॉमसन और जूल। इन्होंने दिया जूल थॉमसन
इफेक्ट, ये क्या होता है, इसके बारे में आगे बहुत ही डिटेल में हम देखने वाले हैं, ये हमारे सिलेबस में भी है। तो जूल थॉमसन इफेक्ट, कोफिशिएंट्स, सब कुछ बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। सो विलियम थॉमसन ही वो थे जिन्हें लॉर्ड केल्विन कहते हो, जो थर्मोडायनेमिक शब्द को आपको लेके आए थे कि थर्मोडायनेमिक के अंदर आप इन सारी चीज़ों को रख सकते हो। कैसे, आओ देखें। सो चलो, ओरिजिन पार्ट तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं ये क्या होता है थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक शब्द आया कैसे, और इसके बारे में भी कुछ डिटेल में हम अध्ययन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। थर्मोडायनेमिक्स, ध्यान दो, अगर ध्यान से देखो तो थर्मोडायनेमिक्स आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है आपका थर्मो और दूसरा है आपका डायनेमिक्स। इसके पहले एक बार फिर से 30 सेकेंड्स हम आपको देना चाहेंगे, आपके माइंड को ब्रेक, ताकि आप पिछला जो भी अभी पढ़ाएं एक बार आप उसे फिर से रिवाइज कर लो। इसे 30 सेकेंड काट भगा मत देना ऐसे आगे करके, ना ना ना, टाइमर भगाना नहीं। 30 सेकेंड्स, 20 to 30 सेकेंड्स हैं, आप एक बार पीछे पलट के देखो सर ने क्या क्या पढ़ाया है, जल्दी से, क्विक फास्ट, आई एम वेटिंग। दिमाग के अंदर एक कहानी बनाओ, जैसे हम कहानी बनाते हैं जब हम कुछ पढ़ाते हैं, हम फील करते हैं। आप भी हर एक टॉपिक को फील करने की कोशिश करो, खो जाओ उसके अंदर, एकदम खो जाओ टॉपिक के अंदर। कुछ और उस समय नहीं दिखाई देना चाहिए जिस समय आप लेक्चर देख रहे हो। जैसे हम फील कर रहे हैं, इनर कोड ऑफ हर्ट से पढ़ा रहे हैं, आप भी उसे दिल से फील करो। सारी चीजें ऑटोमेटिकली दिमाग में ना जाके बैठ जाए, हमें बताओ फिर। ठीक है, ओके। सो होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। सो देखो, ये जो थर्मोडायनेमिक्स था ये आया कहां से, ये ग्रीक लेटर से आया। ग्रीक लेटर, कौन सा ग्रीक लेटर, एक होता है थर्मी और एक होता है डायनेमिस। सी माय डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों ही ग्रीक लेटर्स हैं। दीज टू आर ग्रीक लेटर्स। थर्मी शब्द से आया थर्मो और डायनेमिस से आया डायनेमिक्स। व्हाट डू मीन बाय थर्मी? थर्मी थर्मोमीटर, टेम्परेचर। थर्मी थर्मोमीटर, टेम्परेचर। तो थर्मी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय थर्मी? थर्मी का मतलब होता है आपका टेम्परेचर। थर्मी मीन्स टेम्परेचर and dynamics means motion. Okay, and you know, or temperature is directly related with heat. By if you want to increase or decrease, आप कहीं का टेम्परेचर बढ़ाना या घटाना चाहते हो, दोनों ही केसेस में या तो हीट देना पड़ेगा या तो हीट एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा या देना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर मोशन की बात करें तो आप किसी भी बॉडी को तब तक मोशन में नहीं ला सकते हो जब तक कि आप कुछ वर्क उसके ऊपर ना करो। If you want that some body in motion, then you have to do some work on that body. So सीधी सी बात है, motion is directly related with work and you know, जैसा कि आपने देखा सब्जेक्ट के नेम में ही आपका यहाँ क्लियर है, हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क, सब्जेक्ट के नेम में ही आपका क्या क्लियर है, हीट एंड वर्क। इट मीन्स दिस सब्जेक्ट इज टोटली अ बैटल बिटवीन, दिस सब्जेक्ट इज टोटली a battle between heat and work। यह सब्जेक्ट पूरी तरह से एक बैटल है किसके किसके बीच में, हीट एंड वर्क के बीच में, कि आप कितनी हीट को किस तरह से वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, कितना एफिशिएंटली कर सकते हो। आपको बता दें ये हीट क्या है, व्हाट इज हीट, व्हाट इज दिस हीट? दिस हीट इज लो ग्रेड एनर्जी। आगे आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब आपको पढ़ाएंगे सो उस समय आपको बताएंगे क्या होती है लो ग्रेड एनर्जी। ठीक है, क्यों हीट को कहते हैं लो ग्रेड एनर्जी। वहीं वर्क को हम क्या कहते हैं, वर्क इज नोन एज हाई ग्रेड एनर्जी। हाई लो, ये लो ग्रेड है, GRAD, लो ग्रेड, GRAD, लो ग्रेड एनर्जी, और ये क्या है, हाई ग्रेड एनर्जी। और आपको बता दें हीट जो आपने लो ग्रेड एनर्जी कहा है ना, ये लो ग्रेड एनर्जी, इसे आप डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी के नाम से जानते हो। आप इसे डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी के नाम से भी जानते हो। इट इज आल्सो नोन एज डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, यू नो, यानी कि यह ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं है।
और हाई ग्रेड एनर्जी जो वर्क है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये सारे टर्म्स क्या हैं, ये सारे टर्म्स क्या हैं, इसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे जब हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अध्ययन करेंगे। जब हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे सो उस समय हम देखेंगे क्या होता है हीट, क्या होता है वर्क, क्यों कहते हैं इसे लो ग्रेड एनर्जी, क्यों कहते हैं वर्क को हाई ग्रेड एनर्जी। बट वन थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, एक बातें तो आप सबको क्लियर हो गई होंगी कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। इट इज नथिंग, थर्मोडायनेमिक इज नथिंग बट इट इज इंटरेक्शन बिटवीन हीट एंड वर्क। थर्मो, golden words, please note down. Thermodynamics is nothing but it is the interaction between heat and work, या heat and work के बीच में इंटरैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है या करता है। और आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, सो इट इज नथिंग बट ऑल टुगेदर बैटल बिटवीन हीट एंड वर्क। ये हीट और वर्क के बीच में एक बैटल है, एक लड़ाई है कि हीट और वर्क को कैसे आपस में एक दूसरे में आप यहाँ कन्वर्ट कर सकते हो। प्लीज नोट डाउन, इसे नोट कर लेना आप, ठीक है। ओके, थर्मोडायनेमिक की अगर आप बात कर रहे हो तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ, कैन यू डिफाइन, आप क्या थर्मोडायनेमिक्स को एक लाइन में डिफाइन कर सकते हो, क्या है थर्मोडायनेमिक, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनेमिक। देखो, जिस चीज पे हम स्टडी करेंगे उसे हम कहेंगे सिस्टम के बारे में और आगे आपको डिटेल में बताएंगे सिस्टम क्या होता है, ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड, इंसुलेटेड, तमाम बातें बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। फिलहाल अभी जानो सिस्टम जिसको हम देख रहे हैं, जिसपे वर्क कर रहे हैं, दैट इज सिस्टम, वो हमारा सिस्टम है यहाँ। तो क्या है डेफिनेशन, फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल डेफिनेशन का मतलब क्या बताता है थर्मोडायनेमिक्स। सो थर्मोडायनेमिक्स और कुछ नहीं बताता है, आप इसे डिफाइन कर सकते हो। प्लीज नोट डाउन another golden point. So it is the science of energy transfer. It is the science of energy transfer and its effect on properties of the system. देखो क्या कह रहे हैं, इट इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड वन मोर थिंग माय डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी ट्रांसफर का क्या मतलब है, एनर्जी मे बी इन द फॉर्म ऑफ वर्क, एनर्जी मे बी इन द फॉर्म ऑफ हीट। अभी हमने आपको बताया सी क्या लिखा है आपने, हीट लो ग्रेड एनर्जी, क्या लिखा है आपने, हीट लो ग्रेड एनर्जी, वर्क हाई ग्रेड एनर्जी। सो हीट हो या वर्क हो, दोनों ही एनर्जी के फॉर्म्स हैं, दोनों ही क्या है, बोथ आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सो क्या है, इट इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, दिस एनर्जी ट्रांसफर, ये जो आपने लिखा है एनर्जी ट्रांसफर, दिस मे बी वर्क, दिस मे बी हीट। सिस्टम में आपका हीट के फॉर्म में भी हो सकता है, वर्क के फॉर्म में भी हो सकता है, या बोथ, दोनों भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है कि सिस्टम में वर्क के फॉर्म में भी जा रहा हो, हीट के फॉर्म में भी जा रहा हो, ठीक है। एक एग्जांपल अगर आपको हम दे दें, सो सपोज करो ये आपका एक पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है, या एक पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है। एक केस में हमने यहाँ पे स्टॉपर्स लगा दिए हैं, स्टॉपर्स लगे हुए हैं ऊपर से भी नीचे से भी। सो इस केस में अगर नीचे से आप इसे हीट देते हो और देखते हो कितना हीट देना पड़ा इसके टेम्परेचर को यूनिट डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, तो इस समय जो भी कुछ यहाँ आप दे रहे हो, आप क्या दे रहे हो, केवल और केवल इसके अंदर सिस्टम में दे रहे हो एनर्जी ट्रांसफर, वर्क की बात यहाँ नहीं हो रही है क्योंकि पिस्टन मूव नहीं कर रहा है। वहीं अगर हम इस पिस्टन को फ्री छोड़ देते, सो अब जब आप इसे फिर से वापस से नीचे से हीट दोगे, सो सीधी सी बात है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये पिस्टन ऊपर को मूव करेगा, और इस समय 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए अगर आपकी हीट की मात्रा Q2 रिक्वायर्ड है या Q1 रिक्वायर्ड है, तो आप बता सकते हो कौन सा ज्यादा, किस केस में ज्यादा हीट देनी पड़ी बाहर की से आपको। तो सीधी सी बात है, आप कहोगे सर Q2 इज ग्रेटर देन Q1, और इसी से CP/CV का कॉन्सेप्ट भी आता है। ये क्या था भाई, एक कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज कांस्टेंट प्रेशर, ये क्या है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम, ये कांस्टेंट प्रेशर। तो इसीलिए कहते हैं CP इज ग्रेटर देन CV। आगे इसके कॉन्सेप्ट को आपको बताएंगे, CP और CV जब आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपने यहाँ क्या देखा कि इस वाले केस में, CP वाले केस में अंदर हीट के फॉर्म में भी गई,
और साथ साथ वर्क डन भी हुआ। सो सिस्टम के अंदर आपका एनर्जी ट्रांसफर वर्क के फॉर्म में भी हो सकता है, हीट के फॉर्म में भी हो सकता है, दोनों ही फॉर्म में हो सकता है। सो हमें इस सब्जेक्ट में यही देखने का है कि ये जो आपका वर्क या हीट बाहर से अंदर को ट्रांसफर हो रहा है, इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे सिस्टम की प्रॉपर्टीज पर, हमारे सिस्टम की प्रॉपर्टीज के बारे में हम आगे आपको बताएंगे। व्हाट इज प्रॉपर्टीज, क्या है प्रॉपर्टीज, लाइट डेंसिटी, विस्कोसिटी, जो भी जितनी भी चीजें हैं सिस्टम की, जो भी प्रॉपर्टीज हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे एक एग्जांपल अगर आप ले लो, सपोज करो अगर मैं अपने बारे में कहूँ, सो दिस टाइम मेरा जो वेट है, वेट वो कितना है, मास, बट वेट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कंफ्यूजन होता है वो ना हो। आपको बता दें अगर मेरा मास 78 केजी है तो वेट फॉर्म में आप इसे क्या कहोगे, 78 kgf, 78 kgf, ठीक है। सो मेरा वेट क्या है और जी की वैल्यू आप जानते हो हर जगह लगभग अर्थ पे आपकी सेम टू सेम ही लगभग होती है, थोड़ा बहुत चेंज आता है तो इसीलिए हम सिनोनिम के रूप में भी यूज कर लेते हैं। बट ध्यान रहे वर्क अरे वेट की अगर जब भी बात करोगे तो ये क्या है, वो आपका मास जो भी है बॉडी, वो कितना फोर्स अपने ऊपर फील कर रहा है, क्या फोर्स फील कर रहा है, ठीक है। वेट क्या होता है जनरली, वेट इज नथिंग बट EMG, वेट क्या होता है mg। सो सपोज करो, चलो मास ही कह लो, चलो मेरा मास सपोज करो अभी 78 kg है, दिस टाइम 78 kg। हमारे ऊपर स्टडी कर रहे हो, आप मेरे ऊपर स्टडी कर रहे हो, तो दिस टाइम मेरी जो बॉडी है, हम जो हैं ये क्या हुए, इस समय मेरी बॉडी हो गई आपकी सिस्टम, क्योंकि इसके ऊपर आप स्टडी करो, मेरी बॉडी हो गई आपकी सिस्टम। सपोज आई एम गोइंग टू टेक एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, लगातार एनर्जी ले रहे हैं, एनर्जी क्या, हम खाना खा रहे हैं, फूड ले रहे हैं, हम फूड ले रहे हैं, हम फूड जो ले रहे हैं क्या है, वो एनर्जी। सो सपोज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 6 to 8 टाइम्स पर डे खाना, हम 6 to 8 टाइम्स लेना स्टार्ट कर दिए फूड पर डे। सो क्या होगा, बहुत भारी मात्रा में आप कहोगे सर आफ्टर सम टाइम लाइक 1 ईयर, आफ्टर सम टाइम आप कहोगे सर आपका वेट ना मोर देन 100 kg हो जाएगा, 120 140 kg, बिकॉज एनर्जी हम ज्यादा लेते जा रहे हैं। तो क्या हुआ, हमने एनर्जी ली बाहर से, आई एम टेकिंग एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, और इस एनर्जी ने आप देख सकते हो मेरे सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज थी ना वो बदल के रख दी। मेरी वेस्ट चेंज हो गई, कमर चेंज हो गई, स्टोमक, हैंड, फेस, एवरीथिंग चेंज्ड। सो यहाँ भी हम यही देखने वाले हैं कि जो भी एनर्जी का ट्रांसफर होता है, वह एनर्जी का ट्रांसफर हमारे सिस्टम के ऊपर क्या प्रभाव डालता है, क्या इफेक्ट डालता है। सो कह सकते हो इट इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, ठीक है। और ध्यान रखिए एनर्जी ट्रांसफर की जो आप बात कर रहे हो, सपोज करो, सपोज वेट अ मिनट, कलर चेंज कर देते हैं इसका, सपोज यहाँ ध्यान दो, सपोज दिस इज योर सिस्टम, दिस इज योर सिस्टम, ये आपका सिस्टम है। तो अब यहाँ एक बात ध्यान रखना है, एनर्जी जो ट्रांसफर है इट कैन बी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड। भाई बाहर से अंदर को इन भी कर सकती है या आउट भी, ये केस, एक केस ये हो गया केस 1, एक केस ये हो गया केस 2। सो हम दोनों ही देखने वाले हैं, ठीक है। मतलब एनर्जी ट्रांसफर का ये मतलब नहीं कि बस सिस्टम ही बाहर को एनर्जी देगा, सिस्टम जैसे इस केस में तो हमने लिया था, बट सिस्टम आपका एनर्जी बाहर को दे भी सकता है और वह ले भी सकता है। सो व्हेनेवर देयर इज एनर्जी ट्रांसफर, whenever there is energy transfer it changes the properties of the system, या सिस्टम की प्रॉपर्टीज को चेंज करके रख देगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द मेन एम ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टडी, क्या है मेन एम हमारे थर्मोडायनेमिक स्टडी का, क्यों पढ़ते हैं हम, व्हाई, इसका क्या है मेन एम, हम क्यों पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो सी माय डियर स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने आपको बताया कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। आपने देखा थर्मोडायनेमिक्स इज नथिंग but it is an interaction between heat and work, या heat and work के बीच में interaction को represent करता है, heat and work के। और heat क्या है, disorganized form of energy, low grade energy, work क्या है, organized form of energy। इस सब्जेक्ट का मेन एम यही है कि जो आपका ये हीट है, हीट लो ग्रेड एनर्जी, जो आपका डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, organized form of energy, इसे कितना इफिशिएंटली आप बदल सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में, दैट मीन्स हीट में, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी कि इस सब्जेक्ट में हम क्या देखने वाले हैं
कि कितना इफिशिएंटली आप हीट को वर्क में कन्वर्ट कर पाते हो, कितना इफिशिएंटली आप डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हो। हम यहाँ यही देखते हैं। और सीधी सी बात है, जब भी आप किसी भी डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लाते हो, सपोज करो मैं आपको कोई वर्क देता हूँ, मैं कहता हूँ ये कर दो, 10 रुपए दूंगा, ये नहीं दे रहा है पैसा, कह रहे बस कर दो, आप करोगे उसको, भाई ठीक है। बट वही अगर एक ड्राइविंग फोर्स लगा दे कि 10 रुपए भी आपको मिलेंगे या 100 रुपए मिलेंगे या 1000 रुपए मिलेंगे, अब क्या करोगे? अब वही काम आप देखोगे इफिशिएंटली होने लगा। हम यहाँ वही देखने वाले, वो कौन कौन से रुपए हैं, वो कौन कौन सा किस तरह की डीलिंग हम यहाँ करते हैं, वो कौन कौन से टर्म्स अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम इस हीट को वर्क में, या कह सकते हो इस डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में इफिशिएंटली कन्वर्ट कर सके। सो यानी कि आप समझ गए होंगे इस सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है। इस सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है, यानी कि हम हीट को वर्क में, या कह सकते हो डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कितना इफिशिएंटली हम कन्वर्ट कर पाते हैं। इस सब्जेक्ट के अंदर हमें यही पढ़ना है। सो प्लीज नोट डाउन वन मोर गोल्डन पॉइंट। द मेन एम ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टडी is to convert disorganized form of energy Q into organized form of energy, that is work, in an efficient manner. Okay, so अभी तक हमने क्या जाना कि थर्मोडायनेमिक्स में थर्मो और डायनेमिक्स सबसे हमने निकाला कि हीट और वर्क के बीच में इंट्रैक्शन इस सब्जेक्ट के अंदर हमें पढ़ना है। और फिर हमने जाना कि हीट और वर्क के बीच में जो इंट्रैक्शन है, मतलब इस इंट्रैक्शन के द्वारा प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आते हैं सिस्टम में, वो भी हमें यहाँ पढ़ना है। हमने कहा ना कि थर्मोडायनेमिक की बेसिक डेफिनेशन हमने क्या दी, जरा देखो, इट इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। और फिर हमने देखा मेन उद्देश्य क्या है, एम हमारा क्या है इस पूरे ही थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट का, कि कितनी आसानी से हम किस तरह से कितना एफिशिएंट वे में हम डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं। एक बात और याद ध्यान रखना कि एक होती है थर्मोडायनेमिक्स, जैसे यहाँ हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, और एक आपकी होती है हीट ट्रांसफर ऑपरेशन। ये दो सब्जेक्ट आपके होंगे, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो तो आपने देखा होगा हीट ट्रांसफर ऑपरेशन। तो ये हीट ट्रांसफर में भी हीट ही ट्रांसफर हो रहा है, थर्मोडायनेमिक्स में भी हीट ही ट्रांसफर हो रहा है, बट थर्मोडायनेमिक्स में आपका वर्क भी ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ वर्क भी ट्रांसफर हो रहा है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर। वन मोर थिंग, थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा आप देखते हो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट इज द वैल्यू ऑफ क्यू। यहाँ देखते हो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट इज जूल पर सेकंड, दैट इज वाट। थर्मोडायनेमिक केवल हमें ये देखना होता है कि किसी सिस्टम को किसी एक इक्विलिब्रियम स्टेट से किसी दूसरे पॉइंट, किसी एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट पे ले जाने के लिए कितना हमें यहाँ पे क्यू देना या लेना पड़ा, जबकि यह रेट के बारे में कुछ नहीं बताता कि यह चेंज कितना फास्ट हुआ था। रेट के बारे में हमको कौन बताता है? हीट ट्रांसफर। ठीक है, वैसे इस टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल में आपको नोट्स भी बनवा देंगे, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनेमिक एंड हीट ट्रांसफर, बिकॉज अभी पहले हम थर्मोडायनेमिक्स अभी हम देख रहे हैं, और थर्मोडायनेमिक पे जब आप हीट ट्रांसफर देखोगे तो वहाँ फिर से हम देखेंगे कि हीट ट्रांसफर और थर्मोडायनेमिक में क्या अंतर है। फिलहाल आई होप आप समझ गए होंगे कि थर्मोडायनेमिक क्या है। तो थर्मोडायनेमिक आपको वर्क के बारे में ही बताता है, यानी कि एनर्जी इन फॉर्म ऑफ वर्क, और हमारा हीट ट्रांसफर क्या है, केवल या हीट के फॉर्म में हम बातें करते हैं। ठीक है, ओके, सो यानी कि हमने जान लिया कि थर्मोडायनेमिक्स और कुछ नहीं है, बस एक बैटल है हीट और वर्क के बीच में। There is a battle between heat and work. How in कितना in efficient में कितना efficiently आप हीट को वर्क में कन्वर्ट कर पाते हो, आप हीट को वर्क में कितना efficiently कन्वर्ट कर पाते हो, हमको यहाँ पे यही देखना है। हमको यहाँ पे यही देखना है कि हीट को वर्क में कितना आसानी से हम कन्वर्ट कर पाते हैं। दिमाग के अंदर बैठा लो,
दिमाग के अंदर आप इसे बैठा लो कि हीट को आप कितना एफिशिएंटली कन्वर्ट कर पाते हो वर्क के फॉर्म में, और इस हीट और वर्क के ट्रांसफर में आपके सिस्टम की प्रॉपर्टीज में क्या अंतर आ रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यही सारी चीजें हमें देखनी है इस थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट के अंदर। सो होप नाउ वी आर ऑल सेट एंड रेडी टू स्टार्ट आवर टेस्ट सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स। सो चलो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। थर्मोडायनेमिक की स्टडी हम कैसे करते हैं, हाउ? So my dear students, I'm enjoying the class, I feel the class, और हम चाहते हैं आप भी ऐसे ही enjoy करो और feel करो। कोई भी इधर उधर ये नहीं कि साथ में बात भी कर रहे हो, चलाए रखे हो मोबाइल पे, नहीं, कुछ काम भी कर रहे हो, खा भी रहे हो उसी में, नहीं, थोड़ा सा डिसिप्लिन को मेंटेन करो अगर लाइफ टाइम के लिए एक बार में दिमाग के अंदर हर एक कॉन्सेप्ट को बैठाना है। टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ाई करनी है, जब लेक्चर देखना है लेट नहीं गए पेट के बल तकिया लगा के, समझ में आएगा बट दिमाग में उस तरह से अंदर लंबे समय के लिए नहीं घुस पाएगा। सो थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करके जब भी लेक्चर देखो, थोड़ा डिसिप्लिन, टेबल चेयर पे बैठ के साथ में कैलकुलेटर पास में रखो, पेन रखो, कॉपी रखो, इसके अलावा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे लेक्चर्स को देखने के बाद आपको बता दें, जो हम आपको नोट्स ही प्रिपेयर करवाएंगे ना, नोट्स और जो भी न्यूमेरिकल्स हम यहाँ आपको लगवाएंगे, कुछ भी आपको बाहर से 1% भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लगभग ना, कोई कुछ जरूरत नहीं, मोर देन सफिशिएंट। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस भी हम यहाँ कर लेंगे, टॉपिक वाइज भी देखते हुए चलेंगे, जो जो टॉपिक पढ़ाएंगे साथ में पीवाईक्यूज, न्यू न्यूमेरिकल्स, पीवाईक्यूज सब कुछ देखेंगे, देन क्विज, देन इंटरव्यू क्वेश्चन। मींस अच्छे से अगर आप स्टडी साथ साथ हमारे कर लिए, पूरी ईमानदारी दिखाए आप भी जैसे हम दिखा रहे हैं, तो डेफिनेटली जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे एक भी कॉन्सेप्ट। चलो ओके, स्टार्ट करते हैं, आगे को बढ़ते हैं। 2 वेज टू स्टडी थर्मोडायनेमिक्स। कौन कौन से हमको पता है, उछाल मार रहा होगा आपके अंदर, उछाल मार रहा होगा है बताने के लिए। यस, आई नो गाइस, यू ऑल नो। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच एंड सेकेंड वन इज मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। सो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। क्या होता है माइक्रो, क्या होता है मैक्रो, डिटेल में देखने वाले हैं। उसके पहले आपको बता दें, माइक्रो का मतलब होता है माइक्रो लेवल पे, दैट मींस इंडिविजुअल बिहेवियर, मॉलिक्यूल लेवल। ये देख रहे हैं मॉलिक्यूल लेवल पे माइक्रोस्कोप लगा के क्या हो रहा है, इंडिविजुअल पार्टिकल बिहेवियर, कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर, इंडिविजुअल पार्टिकल के बिहेवियर को देख रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक में एक हमने कंट्रोल वॉल्यूम ले लिया और उसकी स्टडी कर रहे हैं कि ये कंट्रोल वॉल्यूम किधर को जा रहा है, दैट इज मैक्रोस्कोपिक, दैट इज माइक्रोस्कोपिक। चलो थोड़ा डिटेल में हम इसे आपको बताते हैं। सो प्लीज साथ साथ नोट्स भी आप प्रिपेयर करते रहोगे हमारे, ठीक है, ये नहीं कि बाद में प्रिपेयर करेंगे, नहीं, एक लेक्चर साथ साथ हमारे नोट्स भी प्रिपेयर करो, कम टाइम में आपका बहुत अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। तो अच्छे से साथ साथ नोट्स भी आप बनाते चलोगे, जैसे जैसे हम आपका नोट्स बनवा रहे हैं, सारे नोट्स भी आपके हम प्रिपेयर करवाएंगे, ठीक है, डोंट वरी। सो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, अगर आपसे कोई एक लाइन में पूछे कि व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, आप कह दोगे इट इज नथिंग बट इन दिस अप्रोच इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर बिहेवियर इज कंसिडर्ड। इस अप्रोच में हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को कंसीडर करते हैं। क्या कहना चाहता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, दैट ये क्या है, ये आपको बता रहा है, स्टडी करा रहा है मॉलिक्यूलर लेवल पे। और भैया मॉलिक्यूलर लेवल के बारे में आप जानते हो ना, इन दिस बिहेवियर वी टेक द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर बिहेवियर मतलब हर एक एक मॉलिक्यूल का बिहेव। सपोज वी हैव अ सिस्टम, बहुत छोटा सा सिस्टम हम ले रहे, बहुत छोटा सा, सपोज एक हमने इस सिस्टम ले लिया, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, its total volume is 1 centimeter cube. Its total volume is 1 centimeter cube. You know, इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में लगभग 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। इसको पढ़ सकते हो कितना है,
It is how much? 10 to the power 23 हेक्सिलियंस में जा रहा है, 100 हेक्सिलियंस। अवोगाड्रो नंबर पढ़ा है ना, जस्ट लाइक। सो इतने सारे मॉलिक्यूल्स 10 टू द पावर 23, मतलब बताओ मिलियन के बाद आता है बिलियन, मिलियन का 1000 गुना बिलियन, मिलियन में होता है 10 लाख, ऐसे आपके दिमाग में हम डालते हैं, उस 10 लाख का 1000 गुना बिलियन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन, तब हेक्सिलियन, और ये हेक्सिलियन से भी ज्यादा। ध्यान दो, मिलियन 10 टू द पावर 6, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन, हेक्सिलियन। भैया ये 100 हेक्सिलियन से भी ज्यादा, मतलब हेक्सिलियन से भी ज्यादा जा रहा है। तो सोच लो इतने सारे मॉलिक्यूल्स का भैया एक एक मॉलिक्यूल का अध्ययन करना, इट इज अ वेरी 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 डिफिकल्ट टास्क फॉर अस भाई, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर अस, बहुत डिफिकल्ट टास्क है भैया ये। सो नाउ एक बात तो आप जान गए, आप कहोगे सर जब इतना डिफिकल्ट हम कहाँ कर पाएंगे, हैं ये हम कहाँ कर पाएंगे जब इतना डिफिकल्ट है, तो भाई ठीक है उसके बारे में हम बातें करेंगे। फिलहाल एक बात जान लो, जब भी भाई यहाँ ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, भाई मॉलिक्यूल नंबर 1 सपोज को स्टडी कर रहे हो, उसकी वेलोसिटी v1 है, मॉलिक्यूल नंबर 2 वेलोसिटी v2 है, ऐसे ढेर सारे मॉलिक्यूल्स है, nth मॉलिक्यूल की वेलोसिटी vn है। सो जब भी आप इस तरह के अप्रोच को यूज करोगे देन यू गेट लार्ज डेटा, आप बहुत ज्यादा डेटास पाओगे, और ज्यादा डेटास में जब भी हमको रिलेशंस निकालना रहता है, सो यू नो हम क्या यूज करते हैं, वी यूज स्टैटिस्टिक्स, हम स्टैटिक्स का यूज करते हैं, या आप सही समझ रहे हो, मीन, मीडियन एंड मोड, मीन, मीडियन एंड मोड, स्टैटिक्स के बारे में हम अध्ययन करते हैं, और स्टैटिक्स का सहारा लेते हैं इन लार्ज डेटास को एक अच्छे से सेट फॉर्म में, एक ग्राफिकल व्यू में एक दिखाने के लिए कि भाई सब मॉलिक्यूल्स अलग अलग क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा है। सो दैट इज वाई माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में जिस थर्मोडायनेमिक की स्टडी हम करते हैं, दिस इज नोन एज स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। और एक बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि हमें ये थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी नहीं करनी है बीइंग एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, या फॉर पीजी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी। वाई? बिकॉज दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क, कॉम्प्लेक्स वन। सो नाउ सवाल आपके दिमाग में जरूर आएगा, इफ यू आर नॉट कंसिडरिंग दिस अप्रोच then why this approach is developed, and if at all it is developed then where to apply। भाई अगर इस अप्रोच को हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, सो ये अप्रोच क्यों डेवलप किया गया, और डेवलप किया गया तो कहां को अप्लाई होगा, थिंक अबाउट इट। आई एम गिविंग एन अनदर एग्जांपल टू यू फॉर दिस अप्रोच। सपोज करो हम एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं और एक क्वेश्चन देते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, क्लासरूम में लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लाइक सपोज को 500 स्टूडेंट्स आर देयर, 500 स्टूडेंट्स आर देयर, और हम आपसे पूछते हैं न्यूमेरिकल देने के बाद कि किसका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, रेज योर हैंड। आप सबने रेज किया अपने हैंड, कुछ ने रेज नहीं किया, कुछ ने रेज किया, कुछ ने रेज नहीं किया। एक एवरेज बिहेवियर हमने देख लिया कि यार इतने ज्यादा बच्चों का, आप अपने आप समझ जाओगे ज्यादा बच्चों का आ रहा है या ज्यादा बच्चों को नहीं आ रहा, एक एवरेज बिहेवियर कंसीडर कर लो। बट यही अगर हम एक एक बच्चे का जाके देखें भाई तुम्हारा आया, वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। बट अगर यही कोई होम ट्यूशन दे रहा है, सामने 3 बच्चा बैठा हुआ है, 4 बच्चा बैठा हुआ है, 5 बच्चा बैठा हुआ है, 3 स्टूडेंट्स हैं, नो ही कैन चेक ईच एंड एवरी स्टूडेंट इंडिविजुअली। या आप सही पकड़ रहे हो, इस अप्रोच को हम कब यूज करेंगे, टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स, इस माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को आप कब यूज करोगे, व्हेन इसे आप यूज करोगे when number of particles are very less, when number of particles in a control volume
आर वेरी लेस। और इसे आप सिनोनिम फॉर्म में ऐसे भी कह सकते हो कि वेयर, जो आप कहोगे इन लो डेंसिटी सिस्टम, इन लो डेंसिटी सिस्टम। नोट डाउन करते रहेंगे आप लोग, ठीक है। दिस इज ऑल्सो गोल्डन वर्ड। सो यानी कि हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच लो डेंसिटी सिस्टम में लगा सकते हैं। और सपोज करो लो डेंसिटी सिस्टम के बारे में देख लो एक सेकेंड इधर। ये आपका एक सिस्टम है, ठीक है, वॉल्यूम इज फिक्स। सो इसकी डेंसिटी अगर आपसे मैं पूछूं व्हाट इज द डेंसिटी, आप कहोगे सर मास पर यूनिट वॉल्यूम। हम कहेंगे इसके अंदर आपके आपके बहुत ढेर सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो आप क्या कहोगे, भाई सर मास ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है। बट अगर यहीं हम कहें नहीं नहीं बहुत थोड़े से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, सो इस केस में क्या होगा, यू कैन सी हियर मास कम है, पार्टिकल्स कम, मास कम, सो डेंसिटी भी कम। सो जब आपका लो डेंसिटी सिस्टम आएगा, सो उस केस में आप माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को लगा पाओगे। आप जितनी ऊंचाई पे जाते हो, जितना ज़्यादा हाइट पे जाते हो, डेंसिटी घटती जाती है, यानी कि उधर को भी आप लगा सकते हो। बट अब जितना ऊपर जाते जाते अगर स्पेस में पहुंच गए तो स्पेस में मत इस अप्रोच को लगाने लगना, बिकॉज अप्रोच लगाने के लिए हमें कुछ मास की रिक्वायरमेंट है, हमें स्टडी करने के लिए मास की रिक्वायरमेंट है। स्पेस में कुछ है ही नहीं, सो वहाँ पे कोई स्टडी हमें नहीं करनी है फिलहाल। वहाँ पे ये अप्रोच, भाई अप्रोच कब देखो जब कोई पार्टिकल हो, वहाँ तो कोई पार्टिकल ही नहीं है। ओके, hope it is clear to all of you. So as it is clear, so we are not going to study statistical thermodynamics because it is very laborious and difficult approach है इसका। सो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। एंड आपको बता दें, जैसे आप माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को क्लासिकल नहीं आप माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को स्टैटिस्टिकल अप्रोच कह रहे थे, उसी तरह से मैक्रोस्कोपिक को हम क्लासिकल अप्रोच के नाम से जानते हैं, और इसकी थर्मोडायनेमिक्स को हम कहते हैं क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। इसे हम किस नाम से पुकारते हैं, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। इट इज नोन एज क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। इसके अंदर क्या देखते हैं, अगर कोई पूछे कि आप मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या देखते हो भाई, कैन यू डिफाइन, क्या आपको समझा सकते हो, बिल्कुल समझा सकते हो। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं एवरेज बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स, एवरेज बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स। सपोज लेट अस टेक और सम सिस्टम, सपोज एक छोटा सा हमने सिस्टम ले लिया, ये आपका सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर कुछ गैसेस आपके फील्ड हैं, और सिस्टम के अंदर का प्रेशर मेजर करना चाहते हैं, जिसके लिए अंदर एक हमने सेंसर लगा रखा है, ठीक है। और ये क्या है, ये प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए है। और इसके अंदर में हम एक थर्मोमीटर भी लगा रखे हैं, और ये थर्मोमीटर क्या कर रहा है, यह टेम्परेचर मेजर करने के लिए है। तो व्हेन वी आर गोइंग टू मेजर दिस प्रेशर और टेम्परेचर, जब हम इस प्रेशर या टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जा रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे इस सेंसर को सारे पार्टिकल्स बार बार आके जो मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस हेक्सिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं आके से टकरा रहे हैं, जा रहे हैं। सो यहाँ जो भी आप प्रेशर मेजर कर रहे हो, ये प्रेशर क्या है, दिस प्रेशर इज एवरेज बिहेवियर। आप यहाँ एवरेज बिहेवियर देख रहे हो कि सारे पार्टिकल्स का एवरेज बिहेवियर क्या है। इन सिमिलर केस यहाँ भी क्या है, सारे पार्टिकल्स, कोई एक पार्टिकल यहाँ नहीं बैठा हुआ है, सारे गैस के पार्टिकल्स आ रहे हैं, हिट कर रहे हैं, बार बार इसे हिट कर रहे हैं, हिट करके बार बार बैक जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, बैक जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, बैक जा रहे हैं। सो यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हो, अगेन यहाँ पे भी हम कंसिडर क्या कर रहे हैं, एवरेज बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स। तो सिंपली आप क्या कह सकते हो कि इन मैक्रोस्कोपिक अप्रोच वी कंसिडर, इन मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक्स, इन मैक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या देखते हैं, इन मैक्रोस्कोपिक अप्रोच वी सी एवरेज बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स, हम पार्टिकल्स के एवरेज बिहेवियर को कंसीडर करते हैं। सो ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी यू कैन सी एवरेज बिहेवियर को देखना, उसका अध्ययन करना, ये बहुत ही सिंपल सा टास्क है इन कंपैरिजन टू माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। ओके, सो इट ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी we go for what approach? Can you tell me? Yes, you are right.
मैक्रो नहीं, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। ओके, सो बहुत सारी बुक्स भी आती हैं, आप देखोगे मार्केट में, जो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक नाम से ही आती है। ठीक है, तो आप मार्केट से 2 बुक्स अपने सिलेबस के लिए ले सकते हो सारी ही। एक जो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स नाम से आए, जो आपकी क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स नाम से आए, और दूसरी जो आपकी इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स नाम से आए। इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स में भी जो आपकी क्या होती है, क्लासिकल फॉर्म में होती है। ठीक है, सो इंटरव्यूअर भी आपसे पूछ सकता है कि भाई कौन सी थर्मोडायनेमिक्स आपकी फेवरेट, तो भाई सीधी सी बात है, क्या हम पढ़ रहे हैं, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट में, लाइक सेंटोग वैगन की, ये क्या है, ये सारी आपकी क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। ऊपर आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है, कवर जो पेज है ना, कवर पेज पे लिखा हुआ है कि क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, चलो, सो आज फिलहाल इतना, फर्स्ट लेक्चर में इतना अपने दिमाग के अंदर सेटल कर लो। और नेक्स्ट लेक्चर पे आने के पहले हम आपसे एक बात बता दें, हर एक लेक्चर को देखने के बाद दूसरे लेक्चर के बीच में एक छोटा सा गैप देना, और उस गैप में अपने इस नोट को, जो भी आपने इस लेक्चर का नोट बना के रखा है, जो हमने अभी आपको पढ़ाया है, उसको रिवाइज जरूर करते रहना। सो इन आवर नेक्स्ट सब्सिक्वेंट लेक्चर्स हम क्या देखने वाले हैं, इस क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स को बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट लेक्चर जो आपका आने वाला है, उसमें हम क्या देखने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्या होता है सिस्टम, क्या होता है सराउंडिंग, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, रियल बाउंड्री क्या होती है, इमेजिनरी बाउंड्री क्या होती है, फिक्स बाउंड्री क्या होती है, मूवेबल बाउंड्री क्या होती है, इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट सराउंडिंग में क्या रिलेशन होता है, दोनों में क्या अंतर होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड क्या होता है, इंसुलेटेड क्या होता है, सिस्टम को कब क्लोज, अरे कब आइसोलेटेड कहेंगे, कब इंसुलेटेड कहेंगे, ये सारे टर्म्स हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो उसके पहले चलो कुछ छोटे छोटे आपसे प्रश्न पूछते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, अभी तो बेसिक्स में है, तो बेसिक्स के इंटरव्यूज के क्वेश्चंस देखते हैं। ऐसे हर एक लेक्चर के बाद इंटरव्यू के क्वेश्चंस, क्विजेस अगर अवेलेबल होंगे उसके लिए क्विज देखेंगे, टाइमर आपके पे चलता रहेगा, स्क्रीन पे आप देखोगे, विद इन टाइम आपको आंसर देना होगा। उस टाइमर के खत्म होने के बाद फिर हम आपको आंसर देंगे। ठीक है, और उसके बाद से बीच बीच में आपके न्यूमेरिकल्स के सेशन भी आएंगे। जो जो आपका लेक्चर होगा ऐसा जिसमें कुछ डेरिवेशंस न्यूमेरिकल्स वाले होंगे, तो पीवाईक्यूज के साथ साथ नए न्यूमेरिकल्स, इन दोनों का एक सेट बना के आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अगर कोई आपसे पूछे वेयर माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अप्लाइड, तो आप क्या जवाब दोगे, कैन यू टेल मी? या आप सही सोच रहे हो, लो डेंसिटी सिस्टम, लो डेंसिटी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2, what is the difference between vacuum pump and air pump? Can you tell me the difference between vacuum pump and air pump? बोलो बोलो बोलो, बताओ, जल्दी बताओ, प्लीज टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स, जल्दी बताओ, सोचो, क्या आप सही हो? वैक्यूम पंप की बातें कर रहे हैं, तो वैक्यूम पंप क्या करता है, यह अगर ये सिस्टम है, यह सिस्टम है, तो इसमें अंदर से बाहर निकाल देगा सारे एयर पार्टिकल्स या गैसेस को, सारे बाहर निकाल देगा। ये है वैक्यूम, मतलब रास्ते में वैक्यूम पंप लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, ये हमारा वैक्यूम पंप लग गया और ये सब अंदर से बाहर कर दिया। यही अगर डिफरेंट केस हम लगा दें, और क्या लगा दें यहाँ पे, यहाँ हम लगा दें वैक्यूम पंप में एयर पंप, तो ये क्या करेगा, ये अंदर एयर भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा, यानी कि अंदर के प्रेशर को यहाँ इंक्रीज करता जाएगा, कंप्रेस करता जा रहा है, जैसे बाइसिकल का आपका पंप होता है जो साइकिल में हवा भराता है। ठीक है, व्हाट इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ इट? अगर कोई आपसे पूछे क्या होता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ इट, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ इट आप कहोगे सर 2 होता है, एक होता है लार्ज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ इट, एक होता है स्मॉल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ इट। लार्ज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ इट क्या बताता है, ये बताता है कि अगर 1 किलोग्राम वाटर ले लिए तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी ऊर्जा की जरूरत है। तो ये क्या था आपका 4186 जूल। और वहीं यहाँ पे 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी ऊर्जा की जरूरत है, जो था 4.186। ये क्या था, ये था स्मॉल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ इट। ओके, सो हु इज नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री? कैन यू टेल मी हु इज नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री? बताओ कौन कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री? या आप सही सोच रहे हो, सही सोच रहे हो, लेकिन अभी तो तुरंत पढ़े हो बच्चा, तो सब याद है। इन फ्यूचर भी ये सारे टर्म्स आपको याद होने चाहिए। साड़ी कैन नॉट, मे बी कोई इंटरव्यूअर के दिमाग में आ जाए, वेट 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 वेट,
दिस इज नॉट केमिस्ट्री, फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हु इज नोन एज फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? कौन है? साडी कैरनॉट। तो हो सकता है किसी इंटरव्यूअर के मन में आ जाए, भाई थर्मोडायनेमिक्स आपने बोला है, कैन यू टेल मी हु इज known as father of chemistry, father of thermodynamics? So yeah, it's Sadi Carnot. इनके उस एक्सपेरिमेंट, उस बुक के लिए इनको अवार्ड में मिला था उस समय, ठीक है। अब कोई आपसे पूछे व्हाट इज द मेन एम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का मेन एम क्या है? व्हाट इज द मेन एम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? कोई दिक्कत नहीं है सर, थर्मोडायनेमिक का एम है, थर्मोडायनेमिक का एम है डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को, डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को, जो कि आपका हीट है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि वर्क है, में इफिशिएंटली कन्वर्ट करना। यही हमारे थर्मोडायनेमिक का मेन एम है। साथ ही साथ सेकंड एम ये भी है कि एनर्जी ट्रांसफर का हमारे सिस्टम की प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका अध्ययन करना। इतना बोल दोगे इंटरव्यू खुश हो जाएगा। व्हाट इज स्टीम डाइजेस्टर? क्या है स्टीम डाइजेस्टर? स्टीम डाइजेस्टर क्या है? अरे भैया, स्टीम डाइजेस्टर डाइजेस्ट कर रहा है ना। जैसे डाइजेस्ट का क्या मतलब? डाइजेस्ट मतलब पका रहा है, जैसे प्रेशर कुकर, जस्ट लाइक प्रेशर कुकर। हाई प्रेशर स्टीम अंदर भेज दी जाती है, उसके द्वारा आपका जो भी मीट वगैरह होता है पक जाता है, गल जाता है, दैट इज स्टीम डाइजेस्टर। तो स्टीम डाइजेस्टर को आप डिफाइन करते तो जस्ट लाइक प्रेशर कुकर। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो नाउ कैन वी गो? ओके,